नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा सेशन 56 है और आज का हमारा टॉपिक है एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़ एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। जैसा कि हम आजकल अपने आसपास के खबरों में और बहुत सारे ऐसे जो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे समय समय पर उपस्थित होते रहते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़ आखिर इसका कारण क्या है और ये हमारे आसपास इतनी आसानी से किस तरीके से हम हमारे तक पहुंच रही हैं। और इसके साथ साथ एक और प्रश्न उठता है कि जो खबरें या जिन लोगों के बारे में हम नहीं सुन पाते हैं या उन्हें जान पाते हैं, तो क्या बाकी सब बिल्कुल एक स्वच्छ समाज का हिस्सा हैं या वो एक स्वच्छ मानसिकता के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम WHO के रिज़ल्ट्स को देखें और हम यूनिसेफ के रिज़ल्ट्स पर भी अगर जाएं, जो उनका सर्वे 2021 में किया गया, उसमें यह पाया गया कि हमारे देश में एडल्ट्स और स्पेशली यंग एडल्ट्स के अंतर्गत दिन पर दिन ये बहुत ही आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ जो 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं वो भी अधिकतर ड्रग अब्यूज़ या एडिक्शन का शिकार पाए जा रहे हैं। और कुछ ऐसी खबरें हमें बार बार सोचने पे इस पर एक जोर देती हैं कि क्या इसका क्या कारण है और क्या इससे बचा जा सकता है। हम इसके अंतर्गत अपने बच्चों को या अपने घर के लोगों को कैसे बचा के रख सकते हैं। साइकोलॉजिकल सेशन में तेरी मेरी कहानी में हम इसे बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाते हैं और साथ में प्रयास करते हैं कि आपको किसी भी जो भी एक घटना है, व्यवहार है, उसका रिएक्शन है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं यानी कि परिणाम हैं, वो किस तरीके से एक चैनलाइज हो करके आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इम्पैक्ट डालते हैं, आपके बिहेवियरल और उनसे होने वाले जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लें कि एडिक्शन क्या होता है और एडिक्शन किसे कहते हैं। क्योंकि हम अक्सर किसी भी व्यक्ति ने अगर कई बार कोई भी ऐसा ड्रग या कोई भी ऐसा पदार्थ लिया है तो उसको भी हम एडिक्शन या एडिक्टेड मान लेते हैं कि ये व्यक्ति एडिक्टेड है। तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है कि एडिक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अब्यूज़ या इन टेकिंग। तो एडिक्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जहाँ पर व्यक्ति इसका आदी हो जाता है और उसको वो चाहिए ही चाहिए, यानी कि कंपल्सिव बिहेवियर भी वहाँ पर आ रहा होता है। उसका कंपल्शन है कि उसको एक स्पेसिफिक टाइप का कोई भी सब्सटेंस अपनी दिनचर्या में दिन भर या रात में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एडिक्टिव बिहेवियर में अक्सर हम गैम्बलिंग को या बहुत सारे ऐसे नशीले पदार्थ हैं उनको, साथ में बहुत सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी हैं, इंटरनेट को भी हम रखते हैं। फूड एडिक्शन इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन नाउ डेज। तो इस तरीके से और उसके साथ साथ नशीले पदार्थ। तो एडिक्शन में सिर्फ ये नहीं आता कि वो किसी नशे का आदी है, एडिक्शन में ये भी आता है कि वो किस आदत का आदी है, यानी कि बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो एडिक्शन के अंतर्गत आती हैं। स्पेसिफिकली आज के सेशन में हम सब्सटेंस अब्यूज़ पर ज़्यादा जोर देंगे और सब्सटेंस अब्यूज़ को ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। एडिक्शन में जब सब्सटेंस अब्यूज़ से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होता है तो वहाँ का जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस है एक इंडिविजुअल पे, यानी कि एक व्यक्ति पर जो पड़ता है, वो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। वो उसके बाद बहुत सारे अपने ऐसे डेली कोर्स को नहीं कर पाता या उसकी अपनी एक सोशल प्रेस्टीज, साथ में उसका एक आदी हो जाना, उसके जितने भी एक रेगुलर रूटीन लाइफ के वर्क चल रहे होते हैं वो सब उससे बाधित हो जाते हैं। यानी कि उसके बाद जाकर उसको एक अमुक पदार्थ को लेने के लिए उसको बार बार आदी हो रहा है और सब्सटेंस अब्यूज़ या एक नशीले पदार्थ के अंतर्गत सेवन करने के लिए वो अब उसका आदी हो चुका है या ग्रस्त हो चुका है। एडिक्शन में जो एडिक्टिव डिसऑर्डर है तो ये कई बार व्यक्ति इंडिविजुअल भी ले रहा होता है और कई बार व्यक्ति इसका सेवन ग्रुप में भी कर रहा होता है। इसके साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल और फिजिकल तीनों ही तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से हम भी देखे गए हैं कि जब कोई व्यक्ति एडिक्शन में है तो वो किस तरीके से अपने आप को हम
सरल भाषा में एक चीज़ आप तक पहुंचानी चाहूँगी कि जो एडिक्शन है वो एक क्रॉनिक डिसीज़ है, एक मेंटल इलनेस है जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन वजहों से ये होती है। उसमें साइको सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, क्षमा चाहते हैं, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से सेशन बाधित हो गया था। जी, हम अगर एडिक्शन के परिभाषा पे बात करें और इसको एक सरल शब्दों में परिभाषित करें तो एडिक्शन एक क्रॉनिक डिसीज़ है, क्रॉनिक इलनेस है जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल फैक्टर्स, जो समय समय पर इसको डेवलप करने के लिए, एडिक्शन को, नशे को डेवलप करने के लिए इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। कभी उसका अपना अंतर्मन, कभी व्यक्ति के सामाजिक या पारिवारिक कारण, कभी उसके अपने आसपास के वातावरण का प्रभाव। तो ये समय या कई बार जेनेटिक भी इसको कई बार बहुत ज़्यादा पाया गया है कि जो नशा है और जो एडिक्शन है वो ऑलमोस्ट हाफ जो इसका रिस्क है, अगर 100 लोग नशे में पाए जा रहे हैं तो देखा गया है कि 50 लोगों पर जेनेटिक प्रभाव पड़ा, यानी कि जेनेटिकली उनके अंदर, उनके जीन्स में एडिक्शन पाया गया। यानी कि उनका जो पूरा एक फैमिली ट्री था, फैमिली ट्री में ऑलरेडी एडिक्शन मौजूद था और व्यक्ति ने उसका सेवन किया समय आने पर, जब भी उसको मौका मिला या जब भी वो उसकी एक एक्सपोजर उसको मिला तो वहाँ पर वो नशे का आदी हो गया और नशा कोई भी लेने लग गया। तो धीरे धीरे करके ये समझ लेना कि नशा सिर्फ मात्र एक आदत है या नशा किसी को भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। इसके विभिन्न विभिन्न फैक्टर्स होते हैं, कारण होते हैं जिनकी वजह से अक्सर व्यक्ति एक नशे का आदी हो जाता है या नशे के अंतर्गत अपने आप को पाता है। इसमें अगर हम बात करें तो एडिक्शन पर तो इंटरनेट का एडिक्शन है, शॉपिंग का एडिक्शन है, आपको फूड एडिक्शन है, या आपका एक मान लिया जाए कि वर्क को लेकर के भी एडिक्टेड लोग पाए गए हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा वर्क को लेकर के एक आदत बन जाती है और फिर वो काम से बाहर नहीं निकल पाते। ये भी एडिक्शन के बहुत सारे प्रकार हैं। जब सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक है सब्सटेंस मिसयूज़। सब्सटेंस का मिसयूज़ ये है, यहाँ पर ये होता है कि गलत तरीके से नॉन थेरेपेटिक वे में आप किसी भी दवाइयों का, किसी भी ड्रग्स का सेवन करते रहते हैं, चाहे वो पैरासीटामोल ही क्यों ना हो, या वो कोई भी क्रोसिन हो, या कोई भी एक डिस्प्रिन है, या माइग्रेन की दवाइयाँ हैं। किसी भी तरीके से एंटी एसिडिक पिल्स इस समय बहुत ज़्यादा उनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि हर कोई आदी हो चुका है कि वो मॉर्निंग में उठने के बाद या दिन में 2 बार खाना खाने से पहले अननेसेसरली विदाउट थेरेपेटिक इंटरवेंशन या किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के, करंट प्रिस्क्रिप्शन के भी, वो इन पिल्स का इंटेक करता चला जाता है। तो इसी तरीके से कई बार सब्सटेंस का जो मिसयूज है वो भी एक एडिक्शन के अंतर्गत ही आता है। तो सिर्फ मात्र हेरोइन या कोकेन या आपने अल्कोहल को इंटेक कर लिया तो वही आपके एडिक्शन है। तो आपको यहाँ सचेत होना पड़ेगा कि छोटी छोटी होने वाली जो मिसयूजेस हैं ड्रग्स के, वो भी सब्सटेंस अब्यूजेस का या एक एडिक्शन का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार आपने देखा कि एक मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी शेयर करूंगी कि एक अगर व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं कि खराब आदमी, क्योंकि वो रोज़ रात में अल्कोहल इंटेक करने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा शोर करता है और ख़ुद को भी हार्म पहुंचाता है और अपने एनवायरनमेंट को भी ख़राब करता है। उसी जगह लेकिन इस व्यक्ति को हम ड्रग का एडिक्टेड या अल्कोहल एडिक्टेड हम एक ऐसे व्यक्ति को जो रोज़ रात में अल्कोहल इंटेक करता है और बहुत शोर जो अपने आसपास के वातावरण को रोज रात में शराब पीकर खराब करता है, खुद को भी हार्म पहुंचाता है और रोज रात में ऐसा करता है, तो कई बार हम ऐसे व्यक्ति को ड्रग का एडिक्शन में उसको नहीं रखेंगे या उसको अल्कोहल एडिक्टेड नहीं कहेंगे। अपेक्षाकृत एडिक्शन उस व्यक्ति को कहेंगे, एक व्यक्ति उसके बिना रह ही नहीं सकता।
अल्कोहल के बिना रह ही नहीं सकता, उसको ड्यूरिंग द डे मॉर्निंग में भी अल्कोहल चाहिए, उसको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या ब्रांड भी चाहिए, उसका उतना जो एक कंज्यूमशन है, जितना उसको लेवल ऑफ कंज्यूमशन करना है, जितनी जिसके बाद वो एक फील कर पाता है कि हाँ अब उसने एक किसी अल्कोहल को यूज़ किया या एक ड्रग को यूज़ किया, तो वहाँ से जाकर एडिक्शन की हिस्ट्री या एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है। तो अगर अब बात यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं इस पर क्वेश्चन करूँ तो क्या हमें सिर्फ तभी अवेयर होना चाहिए जब तक व्यक्ति एडिक्शन में ना आ जाए, या उससे पहले भी कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि हम समझ सकते हैं और जहाँ पर हम एडिक्शन के लेवल तक ना पहुँचें, क्योंकि वो बहुत एक लास्ट स्टेज होती है, वो एक बहुत क्रॉनिक एंड पेनफुल जर्नी होती है जहां हमारा व्यक्ति एडिक्शन में का आदी हो जाता है या करने लगता है। उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि जो एडिक्शन है उसके जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक किसी भी ड्रग को यूज़ करना या किसी भी ड्रग को इनटेक करने के लिए जो फैक्टर्स सबसे ज़्यादा हमारे आसपास मौजूद हैं वो जेनेटिक में आपके घर के कोई ना कोई लोग कहीं ना कहीं एक किसी भी तरीके के पदार्थ का सेवन कर रहे होते हैं, जिसका जो आपके इंटरनल एक एज में आने के बाद और जब आपको कभी भी ऐसा एक्सपोजर मिलता है तो आप भी उसके प्रति एक आपके अंदर एक अट्रैक्शन आता है, इंटरनली आपके अंदर एक उस तरफ जाने की लालसा आती है और आप जाकर वहाँ पर उस पदार्थ का सेवन करने लगते हैं। जेनेटिकली वो आपके अंदर मौजूद था। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आंकड़े चौंका देते हैं वो ये कि जो एडिक्शन या किसी भी सब्सटेंस के यूज़ की हिस्ट्रीज जो मिल रही हैं वो फैमिली और एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पीर प्रेशर के द्वारा मिल रही हैं। यानी कि आपके एनवायरनमेंट में पहले से ही किसी न किसी तरीके के आपके फादर या आपके घर का एक एनवायरनमेंट ऐसा था जहाँ पर विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन समय समय पर किया जाता था। आप चाहे उसको फन के लिए करते हो या आप उसको एक सामान्य तौर पर ही लेते हो, आपका उद्देश्य उसको लेकर के नशा करना ना हो, किंतु नशीले पदार्थों का अगर सेवन किसी भी रूप में किया जा रहा है तो आप ध्यान रखें कि आपके आसपास के लोग, आपके आसपास मौजूद वो कम उम्र के इमैच्योर बच्चे भी उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो भी उसे किसी ना किसी तरीके से परिभाषित कर रहे हैं अपने जीवन में उतारने के लिए या उसे करने के लिए। कई बार हमारे घर के बड़े, उनके घर के बच्चे भी होते हैं, शादी विवाह छोटे मोटे सभी आयोजनों में बहुत सारे तरीके से नशीले पदार्थों का विभिन्न तरीके से सेवन किया जाता है, जिसमें से कि सिगरेट और अल्कोहल में विभिन्न जो ब्रांड्स हैं वो मौजूद हैं। अभी इसका सेवन जेंडर से डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि लगभग इसमें मेल और फीमेल जेंडर दोनों ही अल्कोहल को अच्छी खासी मात्रा में और निकोटीन को यानी कि स्मोकिंग को कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक ये होता था कि मेल ही इसको ज़्यादा इनटेक करते हैं, बट अब ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। तो साथ में जो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है वो भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि जेनेटिक फैक्टर। जब आप व्यक्ति को ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें स्मोक किया जा रहा है, जिसमें ड्रिंक किया जा रहा है, जिसमें और भी कई तरीके के नशीले पदार्थों को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उनसे मज़ा लिया जाता है, उनसे फ़न लिया जाता है, तो आपने ये फ़न एक्टिविटीज़ के रूप में एक विकल्प अपने आसपास, अपने समाज में और अपने परिवार में जो घर के बड़े हैं उन्होंने रख रखा है। यानी कि एग्जाम्पल पहले से मौजूद हैं, विकल्प पहले से परिवार में मौजूद हैं। उसके बाद आता है पीयर प्रेशर। जाहिर है कि पीर प्रेशर बच्चा अपने आप नहीं चुनता, या एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस स्कूल में जाता है पढ़ने, या एक ऐसा बच्चा जो किसी कॉलेज में पढ़ने जाता है, उसके आप जिस तरीके का कॉलेज उसे प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर वो उसी तरीके के लोगों के साथ दोस्ती बना लेता है जैसा एनवायरनमेंट वो अपने परिवार से लेकर आया है। वहाँ पर ये बात ज़रूर ध्यान रखने की होती है कि आपके अगर परिवार में जेनेटिकली ये कारण मौजूद नहीं है तो आप पेरेंट्स की मॉनिटरिंग यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो अभी जो इसको प्रिवेंट करने के फैक्टर्स हैं मैं उस पर लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी हम इसको यहाँ पर ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नशे का आदी बनाते हैं या नशे की तरफ लेकर जाते हैं। सेकंड है इम्पल्सिव फैक्टर्स। इम्पल्सिव फैक्टर्स में एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक थॉट होता है कि चलो कभी कभार ले लेने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो आज लिया जा सकता है क्योंकि आज न्यू ईयर है, आज हम सारे दोस्त मिलकर हमारा रिजल्ट आया है, हम पास हुए हैं और किसी एक ने कैरी करके कोई ऐसा नशीला पदार्थ लाया है और वो सब ने शेयर कर लिया। तो ये हो गया कि इसमें ना तो उसके जेनेटिक रीजंस मौजूद थे, ना उसका एक पीर प्रेशर था, ना ही उसके एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स मौजूद थे, किंतु एक इम्पल्सिव बिहेवियर होने की वजह से भी व्यक्ति इस तरफ बढ़ जाता है और कई बार वो इसका आदी भी हो जाता है। साथ में एक और फैक्टर है कि डेवलपमेंटल जो लैक ऑफ डेवलपमेंटल मैच्योरिटी। हमने अपने पहले के सेशंस में भी कहा है कि एक ब्रेन 25 इयर्स की एज में आकर मैच्योर होता है। अगर आपको किसी भी तरीके के नशे को लेने की हैबिट उससे पहले पड़ चुकी है या आप 25 साल के अंतर्गत हैं, तो आप ये मान लीजिए कि कई बार हमारे मस्तिष्क में और हमारी कॉग्निटिव जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है खुद के प्रति, समाज के प्रति, अपनी इमेज के प्रति, वो कई बार उसमें कमी होती है, वो इमेच्योर होती है और बच्चे या बड़े भी इस तरीके के चीज़ों का सेवन करने लगते हैं और सब्सटेंस अब्यूज़ या मिसयूज़ का हिस्सा बना लेते हैं अपनी लाइफ में। तो आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब जब भी कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा कोई भी एडल्ट जब इम्पल्सिवली वंस इसको इनटेक करता है तो उसे ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसे ये दोबारा लेने की इच्छा करी या नहीं करी, और करी तो कब करी, कितने दिनों के बाद करी। अगर उसे ऐसी इच्छा तुरंत हो रही है या उसे ऐसा मन कर रहा है कि ऐसे माहौल को बार बार बनाया जाए और वो प्रोवोक कर रहा है कि उन पार्टीज़ में जाने के लिए, उन जगहों पे जाने के लिए, उन लोगों के साथ दोस्ती या उन लोगों के साथ रिलेशन बनाने के लिए जो उसे ऐसा माहौल प्रदान करते हैं या बहुत इजीली प्रोवाइड हो पाता है, तो आपको वहीं पर रुक जाना होगा कि कहीं आप भी तो एडिक्शन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और आप भी किसी ऐसे सेवन को करने, किसी चीज़ का पदार्थ का सेवन करने तो नहीं जा रहे हैं जो आपको आगे मुश्किल में डाल सकता है। इसके साथ साथ अब हम इस बात को ज़रूर समझने डिटेल में कि जब हमारे फैक्टर्स हमको पता चल गए हैं, जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, बहुत से या सेल्फ इमेच्योरिटी के फैक्टर्स इन चीज़ों को गवर्न करते हैं, तो हम इसे कंट्रोल कैसे करें, हम इसमें ना पड़े और हम अगर चले गए हैं तो वहाँ से वापस कैसे आएँ। तो उसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या हमने ये क्यों किया। वाई फैक्टर हर एक बिहेवियर के होने का एक कारण है। अगर कोई गुस्सा हो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर मैं कोई ऐसा चीज़ खा रही हूँ, अगर मैं अभी आइसक्रीम खा रही हूँ या मेरा मन, आपका मन है कि आप जाके चाट पकौड़ी खाएं या आप खाना खाने के बाद मीठा खाएं, तो इन सब के पीछे भी कारण है, क्योंकि आपको मीठा खाने की आदत हो रही है क्योंकि अभी आपने बहुत चटपटा खाया है, या आपको कुछ ठंडा खाना है इसलिए आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं, आपको चॉकलेट का फ्लेवर का एकदम ध्यान आया तो आपका मन किया कि आप चॉकलेट खा लें। तो इसी तरीके से हर उस रिएक्शन का जो हम देते हैं और हर उस बिहेवियर को जो घटित होता है उसके पीछे एक कारण होता है, यानी कि वाई फैक्टर। आपको देखना होगा, आप सबको देखना होगा कि आपके साथ अगर इस तरीके का कोई भी फैक्टर हो रहा है जिसमें आप किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं या करने जाते हैं या करना शुरू कर दिया है या कभी कभी सिर्फ मात्र सोचते हैं या उसमें आ चुके हैं, हर उस स्थिति में आपको सबसे पहले जोर देना होगा, अच्छा बुरा बाद में, पहले ये वाई फैक्टर, कारण क्या है, क्यों लेते हैं, मजे के लिए, आदत पड़ चुकी है, या आपका जो ग्रुप है वो ग्रुप ही ऐसा है, तो वहाँ पर आपके जो तरीके होंगे उससे बाहर निकलने के वो भी उसी तरीके से डिज़ाइन किए जाएंगे और उसी तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा।
अगर वाई फैक्टर एक बार फाइंड आउट हो गया तो फिर रोड मैप बनाना या उसका पूरा एक जिस पर हम एक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे या आपको कंसल्टेंसी देंगे या काउंसलिंग दे पाएंगे, वो इजी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कि आप एक डिफरेंस को अंडरस्टैंड करें कि आप एक जिस लाइफ को जी रहे हैं और एक ऐसी लाइफ जिसको आप जी सकते हैं, तो उसका जो एक अंतर है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी लाइफ जिसमें आप एक नशे के आदी हो सकते हैं और एक ऐसी लाइफ जिसमें आप नशा छोड़ के अपनी लाइफ को जी सकते हैं, इसके अंतर क्या एक अंतर है, इसका क्या एक भेद है। और उस वाली एक ज़िंदगी में जिसमें बहुत सारे रिस्क हैं, हार्म्स हैं, और एक वो वाली ज़िंदगी जिसमें आप बहुत ही सुकून और सेटिस्फैक्शन के साथ लाइफ को जी रहे हैं, हमें इसका अंतर अगर बहुत ही स्टार्टिंग में पता चल जाए तो शायद हम बहुत सारी जो मुसीबतों में फंस जाते हैं इन सब चीज़ों के थ्रू, वहाँ से हम बच सकते हैं या उसमें आ ही नहीं सकते। तो एक डिफरेंसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपका जो एक बहुत ही अर्लियर स्टेज में जब आपका मन कर रहा है बार बार लेने का, जब आपका मन कर रहा है कि मैं आज भी लूँ, कल भी लूँ, या उस ग्रुप को ज्वाइन करूँ जहाँ ये सब चीज़ें मौजूद हैं, या आपका मन कर रहा है कि मैं आए दिन कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ, आज न्यू ईयर के बहाने से, तो कल बर्थडे के बहाने से, परसों तो आप सब लोगों को बुलाऊँ और उन लोगों को, स्पेशली उन लोगों के साथ बैठूँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाए, या आपको ग्रांटेड मतलब परमिशन मिल जाए फैमिली से या अपने जो भी आपके घर के बड़े हैं और या जो भी घर के और भी लोग हैं उन सब की ओर से आपको इजी परमिशन मिल जाए, क्योंकि न्यू ईयर में आपको कोई नहीं रोकेगा ड्रिंक्स लेने के लिए या कोई भी नशा करने के लिए। तो अगर आप इस तरीके के प्लानिंग्स को बना रहे हैं तो प्लीज़ आप वहीं पर रुकिए, और इसका मतलब है कि आपका पूरा जो मस्तिष्क है वो एक एडिक्शन की तरफ, लत की तरफ, आदी होने की तरफ जा रहा है। आपको वहीं पर किसी भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल से हेल्प ले लेनी है और वहां पर इससे बाहर निकलने के रास्तों को प्लान आउट करना शुरू कर देना है। साथ में आपका थॉट करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी थॉट से, किस वजह से, फन के लिए या अपने गम को भुलाने के लिए या अपनी परेशानियों से बाहर आने के लिए या अपने दुख में शराब को या किसी ऐसे नशे को अपना साथी मान लेते हैं, आपका थॉट क्या है टुवर्ड्स द सब्सटेंस, जो भी आप ड्रग ले रहे हैं उसके तरफ आपका जो विचार है वो ही सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है। उस विचार को करेक्ट कराना, डिलीट कराना, एलिमिनेट कराना आपके ब्रेन से, वो भी प्रोफेशनल्स का कार्य है और आपको इमीडिएट अपने थॉट करेक्शन पर काम कर लेना चाहिए। साथ में आपको कुछ हेल्दियर हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए, जिसमें कि एक्सरसाइजेस, फूड हैबिट्स और योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। मैंने कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो कि हमारे पास उनके घर के बच्चे या उनके घर का बड़ा कोई भी यंग एडल्ट और यंग एडल्ट अक्सर किसी भी प्रकार के नशे के आदी हैं, तो कई बार हम उनको रिकमेंडेशन में ये कहते हैं कि आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अपने बच्चे को या किसी जो भी आपके घर का ऐसा व्यक्ति जो इन आदतों में ग्रस्त है उसे लेकर किसी ऐसे स्थान पे चले जाइए जहां मेडिटेशन सेंटर या योगा सेंटर हो। किंतु अक्सर ये देखा गया है कि लोग वहीं पर उन्हीं पर्यावरण में, उसी एनवायरनमेंट में रहना ही उचित समझते हैं और वहीं रहते हैं और इस मामले में कई बार देर हो जाती है। इमीडिएट आपका एक ऐसे हेल्दियर एनवायरनमेंट में चले जाना और थोड़ा सा 15 से 20 दिन के लिए लगातार वहां रह लेना कई बार ऐसी आदतों से आपको फिर से वापस अच्छी आदतों की तरफ खींच लेता है। तो सही समय पे लिया गया निर्णय और सही समय पे हेल्दियर हैबिट्स की तरफ बढ़ाया हुआ आपका कदम कई बार आपको मुसीबतों में पड़ने से बचा लेता है, लेकिन उसका निर्धारण और उसका पहचानना वो समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ में आपको एक जो आपका मैकेनिज्म है, कोपिंग मैकेनिज्म, हर एक व्यक्ति का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जहाँ से वो अपनी चीज़ों को कोप करता है, यानी कि अपने आप को डिफेंड करता है, बचाता है और कारण देता है हर एक चीज़ के जिसकी वजह से वो उसे कर रहा है या क्यों नहीं कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ों में जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, कोपिंग मैकेनिज्म है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप नशे से क्यों बाहर आना चाहते हैं, आप नशा क्यों नहीं करना चाहते हैं,
आप नशे से बचने के लिए क्या क्या कर स्टेप लेंगे, तो वहाँ पे आपका कोपिंग मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाए। सपोज आप हॉस्टल में रहते हैं और आपके साथ बहुत सारे मित्र हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं और शाम को आप लोगों की पार्टीज होती हैं, या आपकी एक फैमिली है जिसका स्ट्रक्चर ही है कुछ ऐसा है कि उसमें आप रोज कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके के ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो वहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि अब आप वहाँ मना कैसे करें, अब आप वहाँ से अपने आप को बचाएं कैसे, और उसके साथ साथ वहाँ पर आपका जो मना करने का तरीका हो वो क्या हो, जिससे कोई नाराज़ भी ना हो, वो आपको अपना स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि नशा किसी भी मनुष्य के लिए और उसके शरीर के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। वो अगर उसने भले ही वो उसका आदी नहीं हुआ है या उसका एडिक्शन उसे नहीं हुआ है, यानी कि उसे लत नहीं लगी है, लेकिन अगर वो सिर्फ इसका इंटेक भी करता है तो भी नशा नशा ही है। और नशे से हटकर एक स्वच्छ और स्वस्थ जिंदगी के जीने का आनंद बहुत अच्छा होता है। आपको अपने जीवन में उन चीज़ों का नशा होना बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको एक प्रोडक्टिविटी यानी कि कुछ बहुमूल्य चीज़ों से इस जीवन में आपका परिचय कराती हैं, अपेक्षाकृत कि आप नशे को लेकर के सो जाते हैं या बोलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जिसका कोई मायने नहीं है, जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। और कई बार आप इन सब चीज़ों को लेने के बाद बहुत सारी ऐसी मुसीबतों में भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप अपने कोपिंग मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वहाँ से रिस्क फैक्टर्स का पता होना भी बहुत ज़रूरी है, और रिस्क फैक्टर अपने आप ही रिड्यूस मोड पर आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर नशे में कोई भी सेवन, भले आप एडिक्टेड नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी अल्कोहल लेके ड्राइव कर रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट होता है, या आप किसी को चोट पहुंचा देते हैं, या आप अपने आप को डैमेज कर लेते हैं, या आप कहीं किसी और तरीके से हमारे समाज में एक गलत तरीके से एग्जाम्पल को रखते हैं, किसी भी तरीके से देखा जाए तो आपका नशे का आदी होना या नशे को सिर्फ नशे के पदार्थों को या नशीले पदार्थों का लेना, ये लगभग एक बात तो बिल्कुल नहीं है, किंतु ये दोनों ही आपको रिस्क में लाने के लिए काफ़ी है। तो क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसे पदार्थ का सेवन करके किसी को क्षति पहुंचाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप नशे के आदी थे या सिर्फ आपने नशीले पदार्थ का सेवन किया था। तो आपके द्वारा हुई गई जो भी गलती है या जो भी अपराध है, आप उसके भागीदार बन जाते हैं और आप अपने जीवन को और साथ साथ अपने परिवार के, समाज के सभी लोगों को बहुत सारी मुसीबतों में ले आते हैं। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे कि आपका जो एक ऑब्जर्वेशन है, आपका जो एक मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल हो, यानी कि अगर अडल्ट है 18 साल से प्लस का है, तो ये एक जिम्मेदारी परिवार की और उस व्यक्ति की दोनों की हो जाती है कि वो सेल्फ कंट्रोल और मॉनिटरिंग दोनों का हिस्सा बने। यानी कि आपका जो सेल्फ कंट्रोल है और आपका जो मॉनिटरिंग है वो बहुत तगड़ी और स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने स्ट्रांग इसलिए कहा कि अगर आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो मैं सभी पेरेंट्स को उनकी अपनी रिकमेंडेशन में ये बोलती हूँ कि आप लोगों का फ्रिक्वेंटली अपने बच्चों से मिलने जाना और बिना बताए मिलने जाना और समय समय पर ये जानते रहना कि वो कहाँ हैं, किस जगह पर हैं। तो इसको उनकी लाइफ में इसको दखलंदाजी नहीं कहते, लेकिन इसको एक अभिभावक के तौर पर इस एक नज़र रखना या उनको उनके प्रति अवेयर रहना, इसे ज़रूर माना जाता है और ये ज़रूरी भी है, अपेक्षाकृत कि हम उनको फ्री रखें और उसके बाद वो किसी मुसीबत में पड़ जाएं। इसके साथ ही अगर इस पर कोई भी बच्चे आपत्ति करते हैं और किसी भी तरीके की ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं कि आप हमारी जीवन में आवश्यकता से अधिक दखलंदाजी करते हैं, तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जब कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर आता है तो फिर वहाँ पर ऐसे किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में या ऐसी किसी भी लीगल मैटर में वो हमेशा अपने पेरेंट्स का ही नाम बताते हैं और उनके पेरेंट्स को ही वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है। तो अगर बच्चा पेरेंट्स से और पेरेंट्स बच्चे से दूर या उसमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करें, ऐसा संभव नहीं हो सकता तब तक
जब तक कि बच्चा एक 25 से 26 साल तक की उम्र में नहीं आ जाता। 25-26 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति अगर किसी भी तरीके के नशे में हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने आप से प्यार होना चाहिए और उसके साथ साथ उन्हें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको किसी न किसी प्रोफेशनल हेल्प के माध्यम से अपने हेल्थ ओरिएंटेड और सब्सटेंस अब्यूज के इश्यूज से बाहर निकलना ये उनकी ज़रूरत है। और उन्हें वहाँ पर सेल्फ कंट्रोलिंग के साथ साथ सेल्फ एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आज के सेशन में जब ये बता दिया कि एडिक्शन और आपका जो ड्रग मिसयूज़ है, आपका जो में एक तरीके से बहुत सारे तरीके के एडिक्शन है, कैसे कैसे आप इसमें आते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे आप इससे बचें, इतना सब कुछ चर्चा करने के बाद अंत में मैं आप सभी लोगों से जो भी इस सेशन को सुन रहे हैं अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इसको लोगों तक पहुंचाइए। आपके कमेंट्स और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो समय समय पर हमारे तक पहुंचाते रहिए। और ये भी बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका जो ईमानदारी है, आप बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, यानी कि आपकी जो ईमानदारी है वो खुद के साथ पहले होनी चाहिए, बाद में किसी और के साथ। तो आप तभी अपने साथ पूरी ईमानदारी कर पाएंगे जब आप ये समझ जाएंगे कि आपको जीवन में कैसे बिना नशे के और अच्छी आदतों के साथ इस जीवन को जीना है। तो इसी ईमानदारी के साथ हम भी अपनी एक ईमानदारी आपके साथ शेयर करते हैं कि आप अपने जो भी समस्याएं हैं वो हमारी हेल्पलाइन पर पहुंचाते हैं। हम बिना किसी लालच के, बिना किसी तरीके की कोई भी आपसे कुछ उसकी फीस लिए बगैर आपको जो भी सजेशंस देते हैं उसमें हमारा पूरी ईमानदारी यही है कि हमारा समाज, हमारे आसपास की जीवन में जो भी लोगों के इंटरनल और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हर एक चीज़ को साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से जोड़ के देखें और कैसे ये फैक्टर्स आपकी छोटी छोटी आदतों और छोटे छोटे बिहेवियर को फ़र्क डालती है। तो आप अधिक से अधिक लोग मेंटली, फिजिकली, एनवायरमेंटली, सोशली हर तरीके से स्वस्थ रह पाएँ। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। अपनी शिकायतें, अपने सुझाव, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देती हूं। और आशा करती हूं कि आप सब लोग अब आने वाले जो भी फेस्टिवल्स हैं उसमें अपने आप को सुरक्षित रखकर और अपने आप को सेफ रखकर, मास्क पहनकर और अपने एनवायरनमेंट को भी इसके प्रति एक मोटिवेट करेंगे और ख़ुद को भी सुरक्षित रखेंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन में को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।